वेलकम वेलकम टू ईडी मैजिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर चैप्टर ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर। चलिए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर हमने इको में भी पढ़ा है कि जो एग्रीकल्चर होता है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है। ठीक है, यानी कि ये प्राइमरी सेक्टर में परफॉर्म किया जाता है, रूरल एरियाज़ में परफॉर्म किया जाता है। इससे हमें खाने की चीज़ें मिलती है और इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, जूट, ये सब मिलता है। फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, हमारी दो तरह की फार्मिंग होती है। एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है जो सिर्फ फैमिली के नीड्स के लिए होती है, और कमर्शियल फार्मिंग होती है दूसरी फार्मिंग जो प्रॉफिट के लिए की जाती है। वो फैमिली पर्पज़ से या फिर किसी भी पर्पज़ से नहीं की जाती। ठीक है। अच्छा, ये वन शॉट लेक्चर है तो इसमें मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा, और यहाँ पे मैंने नोट्स भी दिखा रखे हैं, आप पॉज करके इन्हें पढ़ भी सकते हो। फिर सब्सिस्टेंस के अंदर दो कैटेगरी आती है, एक प्रिमिटिव आती है और दूसरी इंटेंसिव। प्रिमिटिव में हम पुराने तरीक़ों से फार्मिंग करते हैं, छोटा लैंड लेते हैं, पुराने टूल्स इस्तेमाल करते हैं, मानसून पे डिपेंडेंट रहते हैं जैसे पहले ज़मानों पे हुआ करता था। और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब स्लैश एंड बर्न में क्या होता है कि हम एक लैंड होता है और क्या कर देते हैं, हम उस एक लैंड में हम जब हार्वेस्ट पूरा हो जाता है तब सारी क्रॉप्स कट जाती है। अब जो रिमेन्स रह जाते हैं उस लैंड के ऊपर उसे हम जला देते हैं, और फिर उससे क्या होगी, एशेस प्रोड्यूस होगी, और फिर वो एशेस सॉइल के अंदर जाएगी और डिज़ोल्व हो जाएगी। और अंदर जाने के बाद थोड़े टाइम बाद आप देखोगे उस एशेस की वजह से सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए जब तक ये प्रोसेस हो रहा होता है तब तक फार्मर जो है दूसरे लैंड पे अपना हार्वेस्ट कर रहा होता है, और फिर जब वो पूरा हो जाता है तब वो उसी लैंड पे वापस आ जाता है जब उसकी फर्टिलिटी हो जाती है लैंड की। ठीक है, जब लैंड पूरा अच्छी तरह से फिर से फर्टाइल हो जाता है। तो इस तरह से फार्मर जो है एक ही टाइम पे बहुत सारे क्रॉप्स उगा पा रहे हैं, बट ये थोड़ा हमारे पोल्यूशन के लिए और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। फिर आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि बहुत ही इंटेंसिव फार्मिंग होती है, यहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, और इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लगती है, केमिकल्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये सब है। कमर्शियल फार्मिंग फर्स्ट प्रॉफिट बेसिस के ऊपर की जाती है, मार्केट में बेचने के लिए की जाती है। ठीक है, इसमें बहुत लंबे लंबे लैंड्स होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मैनेजर्स हम रखते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल प्लांटेशन है, जहाँ पे हम पूरे बहुत लंबे लैंड पे बहुत सारी क्रॉप्स उगा देते हैं, वो भी एक ही तरह की। फॉर एग्जांपल मैंने एक बहुत बड़ा लैंड लिया, बहुत बड़ा लैंड, और उसमें मैंने उस पूरे लैंड पे सिर्फ टी उगा दी, तो ये प्लांटेशन हुआ। ये असम में देखा जाता है। ठीक है, आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बनाना भी हो गया, टी, कॉफ़ी, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। फिर हम देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, तो 3 सीज़न होते हैं। एक रबी सीज़न जो विंटर में आता है, इसके एग्जांपल आपके वीट हो गया, पल्सेस हो गए। फिर खारिफ आता है, राइस, मेज़, शुगर केन। फिर आपका आता है जैद सीज़न के, रबी और खारिफ के बीच में आता है समर में। इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगती है। ठीक है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। अब आता है मेजर क्रॉप्स में। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप जो है आपकी, वो होती है आपकी राइस होती है। ठीक है, राइस हो गई, शुगर केन हो गई, थोड़े इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होती हैं। यहाँ पे आई थिंक गिवन नहीं है। यहाँ पे गिवन नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, तो जो राइस होती है बेसिकली ये हाई टेम्परेचर एरियाज़ में, हाई रेनफॉल एरियाज़ में पाई जाती है। और साथ ही साथ ये जो है हमारा जो इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका। राइस जो है खारिफ क्रॉप है जो है एलुवियल सॉइल में उगती है। ठीक है, और फिर आते हैं नेक्स्ट आपका वीट। वीट जो है इंडिया में उगता है रबी सीज़न में। ठीक है, एलुवियल सॉइल में, ब्लैक सॉइल में ज़्यादातर उगाया जाता है। और साथ साथ ये मॉडरेट रेनफॉल में, ब्राइट सनशाइन में उगता है, और ये एक रबी क्रॉप है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मेज़। मेज़ आप देखो कि मेज़ जो है फूड और फॉडर दोनों के काम आता है। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल दोनों में इस मेज़ में लगता है। और आप देखोगे कि ये जो है ये एल्यूवियल सॉइल में ही उगता है। अब इसके बाद आता है शुगर केन। शुगर केन अगेन हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर एरियाज में, एलुवियल सॉइल में। और ये भी एक खारिफ क्रॉप है। ठीक है, इसके बाद इसका एक फ़ीचर इम्पॉर्टेंट है कि ये सेकंड प्रोड्यूसर है इंडियाज़ का। ठीक है, ब्राज़ील के बाद। और
आप लोकेशन देखोगे तो ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इस साइड पे ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आप लोगों को, वो है TTSFL, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को वो फेल हो जाता है। तो टी से आपका टाइप ऑफ क्रॉप आ गया कि वो रबी है, खारिफ है। टी से टेम्परेचर और रेनफॉल आ गया कि उसका टेम्परेचर रेनफॉल क्या है, वो मॉडरेट है, जैसे वीट के केस में देखने को मिलता है। हाई है क्या, जैसे हमें मेज़ के केस में, राइस और शुगर के केस में देखने को मिलता है। एस एस यानी कि सॉइल, ये एलुवियल है, जैसे हमें राइस और शुगर केन के केस में देखने को मिलता है, मेज़ के केस में देखने को मिलता है। या फिर वो ब्लैक सॉइल है जो हमें कॉटन के केस में देखने को मिलता है, और वीट के केस में देखने को मिलता है। फिर हम आगे मिलेट्स भी पढ़ेंगे। मिलेट्स 3 होते हैं, रागी, बाजरा और जोवर। ठीक है, तीनों बहुत ही ड्राई क्लाइमेट में उगाए जाते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये तीनों जो है खालिफ क्रॉप ही है, और ये तीनों जो है बेसिकली एरिड सॉइल में उगाई जाती है। फिर एफ से आपका एक फीचर आ गया कि इंडिया का कौन सा प्रोड्यूसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। या फिर आप देखोगे जूट में एक स्पेशल डिस्क्रिप्शन दे रखे कि वो गोल्डन फाइबर है। ऑयल सीड्स में देखा है कि वो जो है हमारे ऑर्नामेंट, जो हमारे सोप्स और परफ्यूम्स हो गए उनमें बनाने के काम आते हैं। तो ये स्पेशल फीचर्स हो गए। एल से आपका लोकेशन होगा कि वो कौन से स्टेट में आते हैं। यू कैन लर्न एनी 2 to 3 सब्जेक्टिव में आए तो 2 to 3 में दे आर सफिशेंट। इसके बाद एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई रह तो नहीं गया। ठीक है, ऑयल सीड्स का इतना वो नहीं है, मैं इतना ऑयल सीड्स पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। फिर आपका टी और कॉफ़ी आता है। टी और कॉफ़ी आपका प्लांटेशन क्रॉप भी है, बेवरेज क्रॉप भी है। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल में उगाया जाता है, और इसके साथ साथ एलुवियल सॉइल में ही उगता है। ठीक है, इसके आप लोकेशन बात कर लेना अच्छे से। और इंडिया में हमारी अरेबिक वेराइटी की कॉफ़ी पाई जाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है कॉफ़ी की। इसके बाद आई थिंक हमने पल्सेस बचा है। पल्सेस देखो लेस रेनफॉल में उगाए जा सकते हैं। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, और और इसे जो है पाया जाता है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, राजस्थान में, इन जगहों पे पाया जाता है। तो ये हमने कर लिया है फूड क्रॉप। सॉरी, इस यहाँ पे गिवन नहीं है, मुझे पता नहीं था। तो उनका आप NCERT से रीड कर लेना, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक डाल दूँ, वहाँ से आप पढ़ लेना, या फिर NCERT सफिशेंट है। ठीक है, इसके बाद रबर। रबर जो है आप देखोगे कि ये ह्यूमिड क्लाइमेट में, यानी कि जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे पाया जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, उसके बाद आप देखो कॉटन। कॉटन भी एक फाइबर क्रॉप है, और कॉटन जो है हाई टेम्परेचर वाले एरियाज़ में, हाई रेनफॉल वाले एरियाज़ में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कॉटन होता है वो हाई टेम्परेचर, जूट भी हाई टेम्परेचर में होता है, दोनों एक खारिफ क्रॉप्स होती है। अब फ़र्क सॉइल में, जो कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, और जूट जो है वो एलुवियल सॉइल में पाया जाता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है, इसे अंडरलाइन कर लेना कि गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट। ठीक है, और साथ साथ आप इसके एरियाज़ भी अच्छे से याद कर लेना। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना हॉर्टिकल्चर में तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, और इंडिया जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स के मामले में बहुत ही आगे है। बस इतना कर लेना, काम बन गया। फिर अब कौन कौन से रिफॉर्म्स है जिसकी वजह से जो इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रिफॉर्म है आपका एग्रीकल्चर रिफॉर्म है आपका, और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आपका ये सब आ जाता है, जैसे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स आ गई। ठीक है, आपका कोऑपरेशन आ गया, एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी आ गई। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स हो गए कुछ। तो ये सब आ गया आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या है इसमें कि ग्रामीण बैंक्स लगा दिए। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बैंक्स लगा दी, फार्मर्स को चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये सब वो दे रहे, प्रोवाइड कर रहे। ठीक है, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड KCC भी इशू किया गया। फार्मर्स के घर पर रेडियो टीवी पहुंचाया गया ताकि वो वेदर से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पा सके। गवर्नमेंट ने MSP लगाया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके चलते जो है एक क्रॉप का प्राइस, मतलब कि
ऐसा सेट किया गवर्नमेंट ने कि एक फार्मर को कम से कम एक क्रॉप के कम से कम इतने पैसे तो मिलेंगे। क्या तो ये मिलेगा या फिर इससे ज़्यादा मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को सपोर्ट करे, तो इसलिए हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप चेक द एम्प्लॉयमेंट बाय इंस्पेक्टिंग एंड मिडलमैन। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस एक बार रीड कर लेना। तो ये सब पॉइंट्स जो है आप अच्छे से रिवाइज कर लेना एग्जाम से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, KCC अच्छे से याद कर लेना। PAIS पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये भी अच्छे से कर लेना। MSP अच्छे से कर लेना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बाकी आपका वेदर बुलेटिन से एक पॉइंट हो गया। ठीक है, और ग्रामीण बैंक से एक पॉइंट हो गया, चीप लोन से एक पॉइंट हो गया। तो ऐसे कर करके आप जो है अच्छे से आंसर बना लेना। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन, एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, लैंड रिफॉर्म्स, ये सब पॉइंट्स सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखा जाए जब इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जो एग्रीकल्चर था वो हमारी इंडियन इकॉनमी का बैकबोन था। लेकिन आज के टाइम में देखें, अगर एग्रीकल्चर को इतना इफेक्ट भी पड़ जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा टर्शरी सेक्टर एक्सपैंड हो गया। टर्शरी और सेकेंडरी आगे निकल गया इतना प्राइमरी से, कि अगर प्राइमरी सेक्टर हमारा अगर थोड़ा बहुत बिगड़ गया, थोड़ा बहुत शेक हो गया, तब भी हमारे देश की GDP पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि टर्शरी और सेकेंडरी ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे GDP के। लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर हमारे देश की इकॉनमी की एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बैकबोन है, क्योंकि यह हमें खाना देता है, रॉ मटेरियल्स देता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंस के टाइम में हमने एग्रीकल्चर की वजह से हमने ग्रोथ कर पाए थे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। और 2/3 पॉपुलेशन हमारे देश की एग्रीकल्चर में ही लगी हुई है। तो हमारे देश के आधे से भी ज़्यादा लोगों की इनकम एग्रीकल्चर से ही आती है। ठीक है, और ये मेन पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से करने हैं। बाकी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपका कट हो चुका है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी भी आपका नहीं आ रहा है। सो दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम याद कर लेना, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपका झोबिंग हो गया, मणिपुर में आपका पामला हो गया, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में दीपा हो गया, मध्य प्रदेश में धैया हो गया, आंध्र प्रदेश में आपका पोडू पेंडा, उड़ीसा में ब्रिंगा, वेस्टर्न घाट्स में कुमारी, फिर राजस्थान में आपका वॉल्ट्रे, हिमाचल में आपका खेल, झारखंड में आपका कुरुआ। उसके बाद बाकी देशों में भी मैक्सिको में मिल्पा। ठीक है, वेनेजुला में आपका कॉनुसो, ब्राज़ील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका में मसोल, इंडोनेशिया में आपका लदांग, वियतनाम में आपका रे। तो ये सब चीज़ें, ये सारे नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। तीनों टाइप की फार्मिंग की डेफिनेशन, उनके पॉइंट्स, उनके एग्जांपल्स अच्छे से करना। क्रॉप में मैंने आपको बता दिया, राइस, शुगर केन, टी, मेज़ और एक और में वीट। ये सारे अच्छे से कर लेना। 3 सीजन्स है, रबी और खारिफ में बीच में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, और जितने भी क्रॉप्स हैं उनके लोकेशन, फीचर्स, टाइप्स, टेम्परेचर, सॉइल, TTSFL अच्छे से कर लेना। इसके अलावा और आखिरी जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PAIS। ठीक है, PAIS पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम बहुत इम्पोर्टेंट है। KSS किसान क्रेडिट कार्ड, KCC सॉरी, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वेदर बुलेटिन्स हो गए। ठीक है, आपके चीप लोन्स हो गए, कोऑपरेटिव्स हो गए, ग्रामीण बैंक्स हो गए, ये सब आपके टेक्नोलॉजिकल में आ गए। इंस्टीट्यूशन आपका कलेक्टिवाइजेशन, कॉपरेशन, एबॉलिशन ज़मींदारी, लैंड रिफॉर्म्स, ये सब आ गए। तो कुल मिला के हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। मतलब कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर आता है, रटने वाला थोड़ा ज़्यादा है। पर ज्योग्राफी देखो, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी कंसेप्चुअल भी होती है। ठीक है, कहीं कहीं ज्योग्राफी में रटना भी पड़ता है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। आज हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर चैप्टर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बाय।